प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रज्ञा सिंह चंद्रपाल सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित। मालेगांव ब्लास्ट जो 2008 में हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट में दो नाम रहे वो यही दो नाम थे। जो प्रज्ञा ठाकुर बाद को बीजेपी की तरफ से भोपाल की सांसद भी बनी। बहरहाल अभी आपने सुना, आपकी जानकारी में है कि कुछ 4 दिन पहले ही इसका एक जजमेंट जो स्पेशल कोर्ट थी उसने अपना पास किया है, और जो जजमेंट है वो करीब 1036 पेजेस 1036 पेजेस में रन करता है। डिटेल्ड है। ध्यान देने की चीज़ है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में तीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को किया था। सबसे पहले जो लोकल क्राइम ब्रांच था उसने किया, उसके बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आया बीच में, और उसके बाद जो जांच थी वो की गई एनआईए के द्वारा। अब ऐसा क्या कोर्ट के रिकॉर्ड में आया कि जिसकी वजह से सारे के सारे एक्यूज्ड को बरी कर दिया गया। 323 गवाह थे इस मुकदमे के अंदर और 8 डिफेंस विटनेस थे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से 323 गवाह थे, और वो सारा का सारा कैद है उस 1036 पेजेस के जजमेंट के अंदर। तो अब इतना बड़ा जजमेंट को पूरी तरीके से एक वीडियो के माध्यम से तो बता पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसका जिस्ट जो है आज मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर वो क्या वजह रही जिसकी वजह से जो नाम बहुत हमेशा से चर्चा में रहा। इसी बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर ही ये नाम सबसे ज़्यादा लोगों के सामने भी उजागर हुआ था, जो नाम था प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एक कर्नल पुरोहित, प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल था इंडियन आर्मी के अंदर। तो बात को समझने के लिए सबसे पहले फैक्ट्स का समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि जब तक फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, जब तक बाकी आगे की चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसलिए थोड़ा सा फैक्ट्स पर नज़र डालकर आपको बताता हूँ कि 29 सितंबर 2008 को रात के करीब 9:30 बजे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है मालेगांव के अंदर, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। जिस जगह पर यह ब्लास्ट होता है वो जगह थी एक अंजुमन चौक है और एक भीखू चौक है, इसके बीच में एक जगह थी। इस जगह पर यह ब्लास्ट होता है एक मोटरसाइकिल के अंदर, जो LML फ्रीडम की मोटरसाइकिल थी। जांच में जो बातें आई थी वो यही आई थी कि LML एक फ्रीडम मोटरसाइकिल है और उसके अंदर ही ये ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट में करीब 101 लोग तो इंजर्ड हो गए थे और करीब 6 लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो FIR दर्ज होती है आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन जो मालेगांव में था, और FIR का नंबर पड़ता है 131 ऑफ 2008। FIR दर्ज होती है 30/9/2008 को। घटना हुई थी 29/9/2008 को। अगले दिन FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज पुलिस की तरफ से कराई जाती है। धाराएं जो उसमें लगती है वो 302, 307, 326, 324, 153A और 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड की, और साथ में 2 धाराएं और लगती हैं जो है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की। बहरहाल जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस पहुंचती है स्पॉट पर, और वहाँ पर से जो भी धमाका जब होता है तो उस वक्त वहाँ पर से जो भी आर्टिकल्स वहाँ पर से मौजूद होते हैं वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। फ़ोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, और जो सैंपल होते हैं वो कलेक्ट करके FSL के लिए भेजे जाते हैं। और तो FSL की रिपोर्ट में ये बात साबित होती है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें RDX का इस्तेमाल हुआ है। ये FSL की रिपोर्ट में बात सामने आ जाती है। तो FSL की रिपोर्ट जो 3/10/2008 को आती है, उसके बाद 18/10/2008 को इन्वोक किए जाते हैं UAPA के सेक्शंस भी। और जो लोकल क्राइम ब्रांच था वो जो इसको इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन किया हुआ था, उसको अब ATS जो होता है वो उसको बोल देता है कि अब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक दो। तो 25/10/2008 तक जो LCB था, लोकल क्राइम ब्रांच, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है, और उसके बाद अब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो आ जाती है वो आ जाती है ATS के हाथ में। हालांकि ATS के हाथ में इन्वेस्टिगेशन थी, बल्कि जो LCB था उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसी ने इजाज़त दी हुई थी ओरल परमिशन के थ्रू, जो उसके सीनियर ऑफिसर थे ATS के। बहरहाल
अब क्या होता है कि अब जब एटीएस अपनी जांच को आगे चल के बढ़ाती है तो 20/11/2008 को मकोका के धाराएं भी इसमें ऐड की जाती हैं, जो उसके प्रोविजंस है वो यहाँ पर भी ऐड किए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन रखा जाता है। और जांच के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं 161 के, 164 के, और पंचनामे की तैयारियाँ, ये सारी चीज़ों को एटीएस अपने एंड से पूरा करती है। और जो सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान एटीएस की नॉलेज में आए थे, उन सस्पेक्ट के जो नंबर हैं, फ़ोन नंबर थे, वो सब ट्रेस पर डाले जाते हैं। रिकॉर्डिंग जो होती है उनकी, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग को रिज़र्व किया जाता है। और ऐसी रिकॉर्डिंग जो उनकी बातचीत की, वो इस तरफ को पूरे तरीके से इशारा करती थी कि उनका इन्वॉल्वमेंट इस बॉम्ब ब्लास्ट में पूरे तरीके से है। और जो वो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी नंबर प्लेट थी वो पूरी तरीके से फेक थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंजन नंबर था उसके 3 नंबर ट्रेस किए गए थे एफएसएल के थ्रू, और इस आधार पर ये बात सामने आती है कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है उसके नाम पर ही ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड थी। यहाँ सबसे पहला जो एक क्लू बहुत साफ करके आता है, जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो नाम आया वो यहाँ से शुरू हुआ। और जांच के दौरान ये बात सामने आई कि एक अभिनव भारत नाम से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है जो काम कर रहा है 2003 से। तो इन सारे एक्यूज ने मिलकर जनवरी 2008 में, जो सारे एक्यूज इस केस में हैं, इन सारे लोगों ने 2008 जनवरी में मिलकर ये प्लान किया कि एक मुस्लिम इलाके में जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा तादाद में होगी, उस इलाके में जाकर एक बॉम्ब ब्लास्ट को किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव बनाया जाएगा, टेरर का माहौल बनाया जाएगा स्टेट के अंदर। तो इसी मकसद से इस जांच में ये आया कि ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट को प्लान करके किया गया। और जो एक्यूज़ नंबर 9 था, वही कर्नल पुरोहित, ये कर्नल था इंडियन आर्मी में। तो ये ही था वो शख्स एज पर इन्वेस्टिगेशन जो अपने साथ 60 kg RDX लेकर आया कश्मीर से, और इसको उसने काफ़ी समय तक अपने घर की कपबोर्ड में रखा भी। इसका भी वही था कि ये भी 2007 से फ्लोट कर रहा था, वही अभिनव भारत नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका पर्पस यही था कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और इसका संविधान, एक अलग संविधान बनाया जाएगा जिसका एक अलग से झंडा होगा, भगवा झंडा होगा, और उस भारत देश का नाम रखा जाएगा एक अलग से। भारत देश का नाम भारत हटाकर रखा जाएगा और वो नाम होगा आर्यवर्त। तो ये इनकी पूरी स्ट्रेटजी थी इस मसले को लेकर, और इस भी मकसद को लेकर इस बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी की गई, प्लानिंग की गई। और इस अभिनव भारत का जो ये नाम का ऑर्गेनाइजेशन था, ये लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार करते थे, और इस बात के लिए भी तैयार करते थे कि अगर आगे चल के कोई इनके ऑब्जेक्टिव के आगे आया या इन्होंने इनके हिंदू राष्ट्र की जो एजेंडा था उसमें किसी ने दखल या ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की तो उसको मार भी दिया जाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से तैयारी में थे, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में आया सामने। और उसके बाद वो जो RDX, अब A9 जो पुरोहित था, वो RDX को लेकर उसने सबसे पहले अपने घर पर रखा। और उसके बाद इसमें जो एक्यूज़ नंबर 13 था और एक्यूज़ नंबर 14 था, ये एक्यूज़ नंबर 13 और 14 ये दोनों एब्सकॉन्डेड थे, जो आज भी, जब आज डेट तक ये दोनों एब्सकॉन्डेड हैं। और यही जांच में जो आया था, यही आया था कि ये जो एब्सकॉन्डेड हैं एक्यूज़ड, इन्हीं लोगों ने असेंबल्ड किया था उस बॉम्ब को। और जो डेटोनेटर था वो मिला था एक्यूज़ नंबर 11 उसके घर पर। और एक्यूज़ नंबर 11 के जो घर की सर्च हुई थी, एक्यूज़ नंबर 11 था सुधाकर ओंकार चतुर्वेदी। इसके घर की जब तलाशी ली गई थी, सर्च के दौरान RDX से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें इसके घर पर मिली थी। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पहली चार्जशीट जो होती है वो फाइल की जाती है ATS के द्वारा 20 जनवरी 2009 को। उसमें जो एक्यूज़ बनाया जाता है उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक्यूज़ नंबर 1 के रूप में रहती है। तो ऐसी जो चार्जशीट फाइल होती है ये 14 एक्यूज़ के खिलाफ होती है, जो कि धाराएं थी वही 307, 302, 326, 324, 153A और
120 बी ऑफ इंडियन पेनल कोड और साथ में मकोका की भी और यूएपीए की भी धाराएं उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो जब ये चार्जशीट फाइल हो जाती है तो इसके बाद जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ऐसा है कि जिससे ये बात बहुत हद तक पहले ही हो गई थी कि एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। अब वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 अप्रैल 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब ये जांच जो होती है ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, एनआईए को। अब एनआईए इसमें जांच शुरू करती है अपनी, जबकि एक बार चार्जशीट एटीएस अपनी फाइल कर चुकी है। अब तो जब एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो उसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तब एनआईए के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सबसे पहले री एग्ज़ामिन करता है जो एक्यूज़ नंबर 4 था, 5 था और एक्यूज़ नंबर 10 था। इनको री एग्ज़ामिन करती है, इंटरोगेट करती है इनको, और उस इंटेरोगेशन के बाद जो एनआईए का कहना था वो ये था कि उसके बाद हमारी नॉलेज में आया कि जो गवाहियाँ पहले ही जिस चार्जशीट के अंदर फाइल हो चुकी हैं, जो गवाहियाँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द एटीएस, उसमें जो गवाह हैं करीब काफ़ी सारे गवाह जो उसमें स्टार विटनेसेस थे एक्चुअली, ऐसे मैनी विटनेसेस की जो गवाही थी वो ज़ोर ज़बरदस्ती मारपीट करके, टॉर्चर करके, मोलेस्ट करके ली गई थी। ये दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल रही है कि जो पहली इन्वेस्टिगेशन हुआ एटीएस के द्वारा उसमें जो स्टार विटनेस थे, जो प्रोसिक्यूशन के केस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और पूरी तरीके से अगेंस्ट थे एक्यूज्ड के, ऐसे विटनेसेस, अब एनआईए इस बात को बोलती है कि ऐसे काफ़ी विटनेसेस थे कि जिनको एटीएस ने मारपीट करके, ज़बरदस्ती करके, मोलेस्ट करके, टॉर्चर करके ऐसे गवाह रिकॉर्ड किए, ऐसे बयान रिकॉर्ड किए गए थे उनके। अब एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उन लोगों के बयान दोबारा लेती है 161 में और 164 में, और अल्टीमेटली 13/5/2016 को एनआईए जो है अपनी चार्जशीट को फाइल करती है और इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पूरी तरीके से क्लीन चिट देती है। और ये चार्जशीट फाइल होती है 8 एक्यूज के खिलाफ होती है और 2 एब्सकॉन्डेड होते हैं, एक रामजी और एक संदीप विश्वास डांगे, ये नाम का एक एक्यूज था। अब इसके बाद, और यहाँ पर जो इसकी चार्जशीट है एनआईए की, इसमें जो एक्यूज नंबर 1 है प्रज्ञा ठाकुर, उसको एक्सोनरेट करती है, यानी ऐसा बोलती है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रज्ञा ठाकुर के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ भी रिवील नहीं हुआ जिससे ये पता चले कि प्रज्ञा ठाकुर का किसी भी तरह का इस बॉम्ब ब्लास्ट में बालेगांव वाले में इन्वॉल्वमेंट है। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जो एनआईए का, उसने एक्सोनरेटेड किया प्रज्ञा ठाकुर को, क्योंकि उसके खिलाफ ऐसे जांच में किसी भी तरह की कोई एविडेंस नहीं आई थी। तो और बाकी एक्यूज्ड के खिलाफ जो मकोका के चार्जेस थे, ये सारे चार्जेस भी हटा दिए गए। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रोसीजरली सेक्शन 239 है सीआरपीसी का, उसके हिसाब से एक डिस्चार्ज बनता है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो ऐसे में डिस्चार्ज एप्लीकेशन काफ़ी एक्यूज की तरफ से लगाई गई और उसमें काफ़ी सारे एक्यूज जो थे उनको कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज भी कर दिया गया। पर एक्यूज नंबर 1 जो थी प्रज्ञा ठाकुर, इसको डिस्चार्ज नहीं किया गया। एक्यूज नंबर 9 जो मेन 2 नाम है इसके अंदर, उन दोनों को डिस्चार्ज नहीं किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहा। तो चार्जेस फ्रेम किए गए एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 4, एक्यूज नंबर 5, एक्यूज नंबर 6, एक्यूज नंबर 9 और एक्यूज नंबर 10 एंड 11 अंडर सेक्शन 307, 302, 326, 324, 153A, 120B ऑफ IPC, ये सारे चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए। और कुछ सेक्शन धाराएं थी UAPA की, वो भी शामिल रहीं, और धारा 3, 4, 5, 6 एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की धाराएं भी उसमें शामिल रहीं। और ट्रायल फिर उसके बाद चला। 323 विटनेसेस जो थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए और एक्यूज़ नंबर 1, 4, 5, 6 और 10 ने अपनी डिफेंस में कोई विटनेस भी पेश नहीं किया। उन्होंने कहा जी जो हमारा डिफेंस का रहेगा वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वहाँ से आ चुकी है, और जो डॉक्यूमेंट्री
और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है, तो हमारा वही बेसिस रहेगा अपने आर्ग्यूमेंट के लिए। इन लोगों ने डिफेंस में अपना कोई विटनेस या कोई डिफेंस में अपना जो था एविडेंस नहीं दिया। फाइनली सारे विटनेसेस को एग्ज़ामिन करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट है उसमें केस को रखा गया। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे काफ़ी डायरेक्शंस थे जिनके चक्कर में इस मुकदमे का जो ट्रायल था वो डे टू डे बेसिस पर चल रहा था, और उस चीज़ में भी जो फाइनल हियरिंग है उसको चलने में भी करीब करीब 1 साल पूरा लगा है। 323 विटनेस और कितने सारे एग्जिबिट्स, उन पर सब पर बातें बहुत मतलब टेक्निकली आप लगा लो ना, डे टू डे बेसिस पर चलना, वो भी करीब साल भर से ज़्यादा लग गया फाइनल हियरिंग को ही। तो क्या किस स्पीड से चीज़ें चल रही होंगी। तो प्रोसिक्यूशन ने जब अपना आर्ग्यूमेंट किया तो उसमें करीब 203 केस लॉज भी जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डिफरेंट लॉज थे वो सारे के सारे भी कोर्ट किए गए, रखे गए जज साहब के सामने, और डिफेंस ने भी अपनी तरफ से काफ़ी केस लॉज रखे। और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट था प्रोसिक्यूशन साइड का वो यही था कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सिद्ध हुई हैं, और सबसे बड़ा जो डिफेंस की तरफ से आर्ग्यूमेंट था वो वही था जो स्टार विटनेसेस थे उनका हॉस्टाइल हो जाना। और जहाँ पर वो भी स्टार विटनेसेस हों उनका हॉस्टाइल हो जाना, तो बात बहुत साफ वहीं से हो गई होगी। ये मैं एक वकील की हैसियत से इस बात को समझता हूँ कि जहाँ पर 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने काम किया हो, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बोलती हो, जो भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को बोल रही है कि साहब एक्यूज के खिलाफ मटेरियल आया है, और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वही पहली वाली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो विटनेसेस थे, उनके जो स्टार विटनेस थे, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस थे, उन्हीं के बारे में ये दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब ये बोले कि साहब पहली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एटीएस ने, तो इनको डरा धमका कर, मारपीट करके, टॉर्चर करके, मोलेस्ट करके इनसे ऐसे बयान लिए थे, तो समझ लिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन उन दोनों चार्जशीट्स में होगा जो एक एटीएस ने फाइल की थी और दूसरी तरफ से जो चार्जशीट फाइल हुई थी एनआईए की तरफ से, जो 2016 में 13/5 को एनआईए की चार्जशीट फाइल हुई है। तो सोचिए ये सबसे बड़ा ही मतलब ड्रॉबैक अपने आप में हो गया प्रोसिक्यूशन के लिए, और 90% जीत तो अपने आप ही हो गई डिफेंस की तरफ से, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी प्रीमियर, देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो दोनों की ही आपस में इतना कॉन्ट्राडिक्शन, जो हॉस्टाइल हो गए विटनेस दूसरे की जब जांच होती है, तो उसके बाद क्या, अब ट्रायल तो लेकिन चलना है, ट्रायल तो चलना है, एक चलेगा फिर जजमेंट पास होगा, और वही हुआ। सारी चीज़ें जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी उन पर भी कोर्ट ने अपना स्पेसिफिक फाइंडिंग दी, क्या सर्च और सीजर का तरीका रहा उस पर भी, क्या चीज़ें एफएसएल से आई, क्या वो स्पॉट पर किसी, क्या उसी गाड़ी पर वो बम ब्लास्ट हुआ था, ये कोई और गाड़ी थी, सारी तमाम पॉइंट्स बनाया गया, जजमेंट इस तरीके से लिखा गया कि पढ़कर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ डाउट ही दिया गया सारे एक्यूज़ को, और इस बात पर ही रिलीज़ किया गया इनको कि इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता। और जिस हिसाब से जो जजमेंट में चीज़ें हैं और बातें हैं उस हिसाब से, अब मुझे नहीं पता स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे क्या था, लेकिन जज साहब ने पूरे तरीके से माइन्यूटली हर बात को रिकॉर्ड पर लेकर आया गया है। और इसको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के जब ये मैटर आगे चल के हाई कोर्ट में भी जाएगा या कहीं जाएगा, तो जितना इस चीज़ को देखकर समझ में आता है तो वहाँ से भी कुछ जजमेंट में कुछ बदलाव होने वाला है, ये अपहेल्ड ही होगा, क्योंकि स्टार विटनेसेस जहाँ हॉस्टाइल हो गए हैं और 2 जांच एजेंसियाँ जो एक दूसरी जांच एजेंसी के ऊपर आरोप ही लगा रही है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो पूरी तरीके से मिलना था, और जो उनको मिला। और साथ में ये बात भी मिली कि जो इंजर्ड थे उनको 50,000 रुपये का कॉम्पनसेशन दिया जाए सरकार की तरफ से, और जो डेथ हुई थी जिनकी, उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन उनको दिया जाए, और यही बात करके अपने जजमेंट को पूरा कर दिया। साथ में जो 2 एक्यूज थे एब्सकॉन्डेड, जो आज भी एब्सकॉन्डेड है, उनके लिए वही है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जब वो पकड़ में आए तो चार्जशीट फाइल की जाए, तो उनके खिलाफ भी एक मुकदमा तब चलेगा और वो जो भी चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेन चार्जशीट थी, जो मेन एफआईआर है, उसमें जो मेन एक्यूज थे, जो रिकॉर्ड पर थे, जो जेल में भी गए शुरुआती दौर में, उन सबको पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। बात वही थी, पूरी तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिला।
तो ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ़र्दर जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर भी करें लोगों तक, इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।